वर्ल्ड मार्केट में क्या एआई का बबल अब फट सकता है? ट्रंप वर्सेस ईरान में अब क्या माइंडसेट बन रहा है? जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है उसमें क्या स्टैंड होना चाहिए और किस तरीके से मार्केट प्लेस है? इंडियन मार्केट तो खैर अभी तक बढ़े ही नहीं है, तो क्या ये इंडियन मार्केट के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर इंडियन मार्केट भी सिंपैथी ऑफ द वर्ल्ड मार्केट में करेक्ट होगा? बहुत सारे सवाल है आज के अनंत का फंडा के एपिसोड में। मुझे पता है आप सभी की बार बार डिमांड आ रही है कि भैया आप रेगुलर लाया करो, लाने की कोशिश करेंगे और रेगुलर हम अपडेट भी करेंगे। बट क्योंकि कुछ समय बाद ये अनंत का फंडा का एपिसोड आया है तो मेरे पास पॉइंटर्स टू डिस्कस बहुत सारे हैं, तो ये एपिसोड थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, पर सारी चीजों को बेस से लेकर एडवांस लेवल तक आप सीख जाओगे और आप ये भी समझ जाओगे कि आपका माइंडसेट अभी क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और क्लैरिटी ऑफ माइंड आपको पक्का मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रंप वर्सेस ईरान की वॉर के। देखो बार बार न्यूज आ रही है, जैसे आज भी मार्केट में जो बाउंस बैक आया स्पेसिफिकली यूएस मार्केट में, वो आया बिकॉज ईरान ने कहा कि हाँ चलो ट्रंप साहब अपन बात करेंगे, यूएस से बात करने के लिए वो रेडी हो चुके हैं। यहां पे मेरा पर्सनल टेक क्या हो रहा है वो चीज समझिए। जिस तरीके से अब ट्रंप फंस चुके हैं, देखिए ट्रंप अभी हमें पता है कि चाइना भी कहते हैं, वहां पे भी उन्होंने तो कहा कि बहुत अच्छी मीटिंग थी, पर पता चला कि चाइना गए ट्रंप साहब, वहां पे मीटिंग लेने के लिए उनको बहुत ही इररिलेवेंट बंदा लेने आया, बहुत नॉर्मल सा उनका वेलकम होता है और उनके जाते ही पुतिन सब आ जाते हैं, मतलब रशिया आ जाता है, और जब रशिया का रिप्रेजेंटेटिव आते हैं तो उनका वेलकम होता है एकदम शानदार तरीके से, और उसको 25 साल की जो दोस्ती है रशिया और चाइना की उस तरीके से प्रेजेंट करा जाता है। तो ये बड़ा ड्रामा चल रहा है, और इस ड्रामे के बाद सच बोला जाए तो ट्रंप साहब को भी पता है कि यार थोड़ी सी उनकी हंसी हो चुकी है वर्ल्ड मार्केट में। अब जब ये हंसी हो चुकी है तो अब यहां पे होगा क्या ट्रंप साहब ईरान के साथ एक ऐसी डील कर लेंगे? देखिए यहां पे दो सिचुएशन आ रही है, पहली आ रही है डील की, दूसरी सिचुएशन आ रही है कि भाई साहब वापस से ये वॉर तेज हो जाए या फाइनल लेवल पे चल जाए। कितना कि एंड गेम पे चले गई वॉर, और एंड गेम पे जाने से पहले तो जो सन्नाटा जरूरत था वो सन्नाटा भी चल रहा है। अब इनमें से होगा क्या? मेरा पर्सनल माइंडसेट ये कह रहा है कि अगर यूएस वर्सेस ईरान की डील होती है तो ये फेवर में होनी चाहिए यूएस के, तब तो ठीक है, वरना कुछ ना कुछ करके ट्रंप साहब को ये डील मंजूर नहीं होगी, वो पलट जाएंगे या फिर वापस से चेंज कर देंगे। क्या होगा मुझे नहीं पता, पर यूएस के फेवर की डील आना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक ईरान को देखते हुए लग नहीं रहा कि वो देने को मंजूरी देगा या वो रेडी है। ट्रंप साहब ने तो कई बार बोल दिया, देखो अब क्या हो गया है, ट्रंप साहब इतनी बार अपने स्टेटमेंट दे चुके हैं इस डील के ऊपर, स्टेटमेंट के ऊपर, ईरान झुक गया, ईरान को हम खत्म कर देंगे, ईरान का ऐसा हो जाएगा, ईरान का वैसा हो जाएगा। तो अब बहुत ज्यादा यूएस में स्पेसिफिकली ट्रंप साहब के स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा रहा। पर हाँ, अगर डील के पॉइंटर्स में लग रहा होगा कि हाँ यार ये तो डील पूरी की पूरी यूएस के फेवर में हो गई, बहुत अच्छी बात है। और अगर ये नहीं होता है, मेरे लिए आई थिंक अभी सोशल मीडिया पे ऑनलाइन जितनी भी आप कहीं पे भी कंटेंट देख रहे होंगे, कोई ऐसा नहीं बोल रहा, पर अगर डील फेवर में नहीं आती है तो भाई साहब वापस से वॉर की सिचुएशन भी आ जाए। मुझे नहीं पता कि ट्रंप साहब के माइंड में क्या चल रहा है, बिकॉज नो वन कैन प्रेडिक्ट व्हाट ही इज थिंकिंग, बट मेरा पर्सनल माइंडसेट ये कहता है कि भैया वापस से यहां पे एक आखिरी हथौड़ा तो उनको मारना पड़ेगा, अगर उनको अपनी जो इमेज है कि भैया मैं वर्ल्ड का सबसे स्ट्रांग आदमी में से एक हूं, मैं सबसे स्ट्रांग आदमी हूं, सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी है, और जो भी वो लोग अपने माइंड में लेते, तो उसके लिए एक बार आपको वापस से एग्रीवेट होते हुए दिख जाए तो यू शुड नॉट बी शॉक। हम लोग आएंगे निफ्टी के एनालिसिस पे भी, पर उससे पहले हमें सारा माइंडसेट क्लियर हो जाए, सारा तामझाम हम लेके फिर फाइनल एनालिसिस पे आएंगे और फिर हम हमारा कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो रखा है कि भाई साहब इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है, यूएस की 2 साल की, 5 साल की, 10 साल की, इंडियन मार्केट की, हर जगह की इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ती है हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मुझे आज के दिन यूएस में मनी मार्केट में 4-4.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो भाई साहब एफआईएस कहता है मैं क्यों किसी भी, इंडिया की बात नहीं है, किसी भी एग्रेसिव कंट्री या फिर स्मॉल कैप कंट्री, मतलब इंडिया तो उनके लिए इमर्जिंग कंट्री है, स्मॉल कैप कंट्री है, मैं ये रिस्क लूं क्यों जब मेरे को फिक्स इनकम में इतना मिल रहा है, तो वहां से पैसा निकलेगा। और यही कारण है, आपने देखा होगा इवन कोरियन मार्केट से भी पैसा निकला, पर कोरियन मार्केट में अभी वहां के रिटेलर्स को इतना फोमो हो रहा है, पिछले अगर 1 साल में देखोगे तो 1.5-2 गुना हो चुका है कोरियन का मार्केट। वहां के स्टॉक्स तो भाई मतलब आग लगा रखी है, स्पेसिफिकली एआई रिलेटेड मार्केट वहां पे इतना बबल में जा चुका है। देखो बबल में कोरिया का मार्केट या एआई के अराउंड के मार्केट जा रहे हैं अब फाइनली। मैंने पिछले 6 महीने में हर बार कहा कि यार ये बबल आएगा, पर कब आएगा मुझे नहीं पता, पर अब उसकी शुरुआत सी हो रही है, ऐसा प्रेजेंट हो रखा है। अब जब शुरुआत होती है स्टार्टिंग फेज में, तो जब शुरुआत होती है और कोई लोग बोलते हैं कि मैं एआई के मार्केट से निकल जाता हूं, तो वो तो और तमाचा पड़ता है, और एक बार ये शुरुआत एग्रीवेट होनी चाहिए। अगर ये एआई का बबल बन रहा है तो आप समझ लीजिएगा अब ये हवा फूल चुकी है, फाइनल इसमें ब्लो जाना बाकी है। उसके बाद ये एआई के बबल का करेक्शन या क्रैश या मार्केट में कंसोलिडेशन जब स्टार्ट होगा, तब
मेन गेम स्टार्ट होगा। और इसका भी कारण आप देखना डायरेक्टली एआई नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट होगी। देखो इंटरेस्ट रेट कैसे होगी, जब इंटरेस्ट रेट लो होती है तो ये पैसा अलग अलग जगह फ्लो होता है। अब ये फ्लो कहां पे हो रहा है, यूएस में भी फ्लो हो रहा है एआई के ऊपर। इमर्जिंग मार्केट्स में कहां पे फ्लो हो रहा है, जो एआई के रिलेटेड हार्डवेयर बनाती है, एआई के रिलेटेड चीजें बनाती है, तो उसी कंट्रीज में फ्लो हो रहा है। इंडिया में इसमें कोई नाम नहीं आया, इंडिया ने कुछ नहीं किया इसमें। हमें मानना पड़ेगा हमारी जो गलतियां है, जहां पे हम पीछे रह गए, हमें उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई इंडिया ने ये रैली पूरी की पूरी मिस करी है। पर क्योंकि ये रैली मिस करी है, और अगर ये वर्ल्ड मार्केट बिकॉज इंटरेस्ट रेट अब बढ़ रही है, तो ये जो पैसा एआई में आ रहा है, तो एआई में भी वैल्यूएशन कैसी आ रही है, जिस तरीके से आईटी बबल में वैल्यूएशन आई थी 1998 1999 में, वैसी कुछ रैंडम सी वैल्यूएशन मिलती हुई आ रही है। कब वो पैसा वापस आएगा नहीं पता, पर अभी तक लो इंटरेस्ट में अवेलेबल था तो वो फ्लो होता जा रहा था। अब कमिटमेंट तो हो चुका है, हमने पास में भी देखा है कई बार कमिट हुआ वो पैसा भी नहीं जाता है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है तो ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है, ये सिनेरियो अगर कंटिन्यू रहता है, तो जो एआई मार्केट में पैसा जा रहा है वो इंटरेस्ट रेट पे जाने लग जाएगा और एआई मार्केट में नहीं जाएगा, और इंटरेस्ट रेट में वापस आने लग जाएगा। तो इमर्जिंग मार्केट जो स्पेसिफिकली बड़े हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एआई थिंग, फॉर एग्जांपल ये यहां पे हमारे लिए रिस्क बहुत बढ़ जाती है। अगर मैं आज बात करूं ना, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, जब मैं किसी भी आदमी से मिलता हूं, अपनी फैमिली से मिलता हूं, आप लोगों से मिलता हूं, हर कोई कहता है भैया हमें तो कोरिया में इन्वेस्ट करना चाहिए था ना, आपने बताया क्यों नहीं। ये वही आदमी है जो थोड़े समय पहले कहते थे हमें तो गोल्ड में सब कुछ डालना चाहिए था ना, पहले कहते थे ये सिल्वर में सब कुछ डाल देते। इस तरीके से वर्ल्ड काम नहीं करता है। क्या आप कोरिया की रिस्क लेने के लिए भी रेडी हो? जब आप किसी कंट्री में इन्वेस्ट करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि 5-5 साल, चाइना फॉर एग्जांपल 10-10 साल तक अंडर परफॉर्म कर गया, जापान 30 साल अंडर परफॉर्म कर गया, कोरिया का पुराना चार्ट देखो कई बार अंडर परफॉर्म कर गए। तो क्या वो अंडरस्टैंडिंग है आप में कि अंडर परफॉर्म भी कर जाएगा तो मैं वहां पे रिस्क ले लूंगा? आज मेरे को हर कोई कहता है कि यार हमें इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर लेना चाहिए। मैं कहता हूं हाँ साहब बिल्कुल लेना चाहिए। बोले कितना? 5-10% ले लीजिए मैक्सिमम। बोला चलो डन है, तो 10% का एक्सपोजर लेते हैं आनंद भाई अपन, और एक्सपोजर लेंगे कोरिया में। अरे भाई कोरिया सिर्फ मार्केट थोड़ी ना होता है, जब इंटरनेशनल मार्केट में लेना है तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा, डाइवर्सिफाइड गिफ्ट सिटी का फंड मिलेगा, या डाइवर्सिफाइड इंडेक्स में जाएगा पैसा। ऐसे आप रैंडमली नहीं जा सकते, बिकॉज यहां पे रैंडमली रिटर्न्स आए तो आप मान लीजिएगा कि ये मार्केट थोड़ा सा अब ओवरहीट होता जा रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि एआई का मार्केट, एआई के रिलेटेड स्टॉक्स अब धीरे धीरे फाइनली बबल जोन में और ओवरहीट जोन में आ रहे हैं। इंडियन मार्केट यहां पे नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जब भी एआई का करेक्शन आएगा, क्रैश आएगा, उस समय इंडियन मार्केट में भी फॉल आएगा। बट उस फॉल के बाद, जब फॉल तो आएगा, देखो फॉल ऐसा नहीं कि वर्ल्ड मार्केट टूटेगा इंडियन नहीं टूटेगा, फॉल आएगा, पर उस फॉल के बाद का सबसे पहला मूवर, जो कहते हैं ना कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज इंडिया को मिल जाएगा, तो आई वोंट बी शॉर्ट। इस माइंडसेट को आप ध्यान रखिएगा। बट अभी उस सबसे पहले जब तक ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, एफआईआईएस का आउटफ्लो चलता रहेगा, ये हमारे लिए बड़ी रिस्क बनी रहेगी। सबसे बड़ी रिस्क इंडिया के लिए है क्या? इंडिया के लिए रिस्क है कि अर्निंग्स आर मेन सपोर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर मार्केट को बढ़ना है तो अर्निंग का सपोर्ट आना चाहिए। जितनी भी कंपनीज है, जो ईपीएस होता है निफ्टी का, कंपनीज का, वो कब मेंटेन होगा? जब उनका जो इनपुट की कॉस्ट है वो कंट्रोल रहे। और उसमें बहुत मेजर इंडिया में रोल प्ले होता है क्रूड का, और क्रूड के प्राइसेस रेगुलरली बढ़ रहे हैं, और ये अगर बढ़ते रहे, अभी तक तो क्रूड के प्राइसेस इंडिया में कस्टमर्स तक बहुत ज्यादा ट्रांसफर नहीं हुए थे, पिछले 5 दिन में ट्रांसफर हुए, तो हवल्लाकार आप देख सकते हो कि कितना हो चुका है, कितना मूवमेंट हो चुका है इसके अगेंस्ट में कि भैया आप ऐसा सीधा सीधा ट्रांसफर क्यों कर रहे हो हमारे ऊपर। अब ट्रांसफर होने का समय भी आ जाएगा। अगर क्रूड यहां पे $100 पर बैरल के नीचे नहीं आता है, वैसे तो डेटा जो बोलता है वो ये बोलता है कि अगर $120 पर बैरल 6-8 महीने रह जाता है क्रूड, तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट -3% तक चले जाएगा। ये हमारा डेटा बोलता है, और -3% बाय द वे बहुत बड़ा नंबर होता है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। जब हम इंप्रूव करते तो हम इंप्रूव करते आधा परसेंट 0.25% इंप्रूव करने की बात करते हैं, और एक साथ 3% नीचे जाना बहुत ड्रास्टिक नंबर होता है। तो ये क्रूड का प्राइस कंट्रोल में होना, क्रूड में बिल्कुल भी सप्लाई साइड की प्रॉब्लम नहीं है, एक्विजिशन पर साइड की प्रॉब्लम है। मतलब आपको देने के लिए तो बहुत रेडी है। आज के दिन मैंने ऐसे कमेंट्स देखे मेरे इंस्टाग्राम पे कि आनंद भाई रशिया ने कह दिया इंडिया को तेल मिल जाएगा। भाई तेल तो मिल ही जाएगा ना, आप तेल देने के लिए कौन मना कर रहा है? पर भाई साहब भाव तो तुम्हें $120, $110, $130 देने पड़ेंगे ना। उस भाव पे हमने लिया तो वो हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है। दैट इज द मेन एनर्जी रिस्क। ये रिस्क है ही नहीं कि हमें माल नहीं मिलेगा। भाई साहब आज के दिन जितना वर्ल्ड में ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है उतना कंज्यूम हो ही नहीं रहा है।
बस वो ब्लॉकेजेस में अलग अलग जगह पे, हार्मोन्स पे, सब जगह अटका हुआ है, उसकी वजह से क्रूड के प्राइसेस शूट हो रहे हैं वॉर की वजह से, और वो हमारे लिए मेन दिक्कत दिया हुआ है। और ये है मेन एनर्जी रिस्क कि हम मिल ही नहीं पा रहा है हमें चीजें एट रीजनेबल प्राइसेस। जब तक नहीं मिलेगी ये एक बड़ा रिस्क बना रहेगा। निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। इससे पहले कि निफ्टी का एनालिसिस करूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। मैंने इधर पिन कमेंट पे एक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस का वीडियो बनाया। मुझे पता है इंश्योरेंस आजकल लोग बोलते हैं क्या है, टाइम पास है, नहीं लेना नहीं लेना, क्या करेंगे लेके। इंपॉर्टेंट वीडियो एक जाके देख लीजिएगा। ये सिंगल वीडियो आपके लिए 2026 में इंश्योरेंस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, वो देख लीजिएगा। ऑल्सो हमारे चैनल पे अभी मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा था, उसकी वजह से मैंने एक क्लास स्टार्ट करी है। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम पूरा मार्केट्स, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ सिखा रहे हैं। उसके करीब 4-5 एपिसोड्स आ चुके, जाके देख लीजिएगा, क्योंकि अब लेवल बढ़ता जाएगा और एपिसोड्स इंटरेस्टिंग होते रहेंगे, तो पुराने एपिसोड्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फाइनली निफ्टी के एनालिसिस की बात करते हैं। देखिए निफ्टी जिस तरीके से आज के दिन प्लेस है, आपको यह मानना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, निफ्टी जब तक 24,050 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाके सस्टेन नहीं होता है, तब तक एक बड़ी तेजी का सौदा करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी के मार्केट में ये एक फॉलिंग मार्केट बना हुआ है, फॉलिंग बॉटम्स बनते जा रहे हैं। इस फॉलिंग बॉटम्स का जब तक एक बार रिक्लेम नहीं हो जाता है एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज, हमारे केस में जो है 50 डे मूविंग एवरेज। अभी ना निफ्टी में आप ये 50 डे मूविंग एवरेज को एक बार लक्ष्मण रेखा मान लीजिए, बिकॉज हम उसी के आसपास चल रहे हैं और उसके आसपास में पहला डिप लेके बाउंस बैक आ चुका है, तो सेकंड डिप आया तो कंपैरेटिवली डीपर हो सकता है। इस माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए प्योरली फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, इस लाइन के नीचे मैं बहुत ज्यादा तेजी नहीं करूंगा, इस लाइन के ऊपर मैं बहुत ज्यादा मंदी नहीं करूंगा। इस माइंडसेट के साथ काम करना पड़ेगा। अगर मुझे तेजी के सौदे लेना है तो मैं निफ्टी की तरफ देखूंगा, अगर मुझे मंदी के सौदे लेने की इच्छा हो रही है तो मैं बैंक निफ्टी पर ज्यादा स्टडी करूंगा। इस माइंडसेट को ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल सबसे बड़ी रिस्क हमारे लिए यहां पे एक इंटरेस्ट रेट बनी हुई है, जिसके ऊपर हम ध्यान रखेंगे। इंटरेस्ट रेट की रिस्क हमारे लिए एक बड़ी रिस्क है। और सेकेंड रिस्क बनी हुई है एनर्जी रिस्क, जिसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्टेटमेंट दे दिया है। उनके स्टेटमेंट की तवज्जो है वो इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम सॉल्यूशंस भी हमें चाहिएंगे। और सॉल्यूशंस आई फील मैं यूजुअली ना बहुत ज्यादा नेगेटिव आदमी नहीं हूं, मैं हर जगह पॉजिटिव देखने की कोशिश करता हूं, बट यहां पे आई फील यहां पे सॉल्यूशंस की शुरुआत गवर्नमेंट की साइड से हमें मिलने की जरूरत होगी। उनकी तरफ से कुछ इनिशिएशन, उनकी तरफ से पहल करने की जरूरत होगी। इंडिया का यूथ ना सब चीज मानने को रेडी है, ये मेरा व्यू है। इंडिया का यूथ आप बोलोगे आपके लिए जान दे देगा, पर ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं दो और हमसे मांग लो। आपको सबसे पहले कुछ ऐसे प्रोएक्टिव एक्शंस लेते हुए काम करना पड़ेगा कि यूथ मोटिवेट हो। फिर जो एनर्जी क्राइसिस आ रहा है जिससे वर्ल्ड जूझने की बात हो रही है, हम सभी साथ देंगे, बट इस साथ देते वक्त में यह चीज ध्यान रखिएगा कि एक बार कंपनी का ईपीएस आने वाले 2 क्वार्टर के लिए खराब हो जाएगा। अगर क्रूड जल्दी कंट्रोल में नहीं आया तो आप मान लीजिए कि जैसा 2026 अभी तक चल रहा है उसी पेस में चले जाए तो बहुत ज्यादा शौक नहीं होना चाहिए। कीपिंग दैट इन माइंड कि अभी इंडिया एज कंपेयर टू बाकी कंट्रीज बहुत ही बेटर प्लेस्ड है। एसआईपीस के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर आपका 3 साल का भी, मैं यूजुअली 7-8 साल की बात करता हूं, यहां पे मैं कह रहा हूं इवन 2.5 साल का भी टाइम है तो एसआईपीस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लमसम के लिए मौके आपको मिलते रहेंगे, पर बहुत ज्यादा हेवी लमसम एक साथ करने की हमें एज सच रिक्वायरमेंट होती नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। करेंसी भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, बिकॉज इंडिया का रुपये बहुत डेप्रिशिएट हो रहा है, विच इज बिकमिंग अ बिग रिस्क। हमारा जो इंपोर्ट का बिल होता है वो बढ़ते जा रहा है। उसके ऊपर भी अगर आप चाहते हो हम वीडियो बनाए तो कमेंट कर दीजिएगा। नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।